Jai Hind everyone, welcome back to our current affairs classes and today we have 12 topic to discuss. पहला टॉपिक जो होगा इंडिया डिप्लोमेट्स वर इन्वॉल्व इन एक्सटॉर्शन एंड होमिसाइड। तो कनाडा से और इंडिया से अभी लड़ाई चल रहा है, उसी पे है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ये कमेंट है कि एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी को पैसे जबरदस्ती पैसे मांगना होता है ना, एक्सटॉर्स्ट करना, प्रताड़ित करके ही पैसे मांगना। या सो एक्सटॉर्शन नहीं होता है कि हफ्ता वसूली जबरदस्ती। एंड होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ आवर ओन ब्रदर एंड योर ओन रिलेटिव। तो होमिसाइड को ऐसे कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द तेलंगाना में एक नेवी का रडार, ये दूसरा रडार है। इसके पहले जो रडार है, जो पहला रडार स्टेशन है वो ऑलरेडी हमारे तमिलनाडु में है एंड सेकंड वी हैव एस्टेब्लिश इनटू द तेलंगाना, so it will be important for the PCS examination. After that we will see that the US भी सपोर्ट कर रहा है कनाडा का, कि दोनों में काफ़ी फ्रेंडशिप है। तो वो कह रहा है कि इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है कनाडा को इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। देन वी विल सी दैट इंडिया और यूएस का अभी फाइनलाइज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द ड्रोन। तो द नेम ऑफ द ड्रोन इज द, वो हम अभी देखेंगे। ओके, इट इज द BM65 something like that. Okay, then we will see that the opposition MP right to speaker on the conduct of the JPC chairman. तो JPC chairman अगर बायस हो जाता है तो देखते हैं जनरली वो रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे इन्वेस्टिगेट डिफरेंट एलिगेशंस। तो यहाँ पे अपोजिशन ने वॉकआउट किया और ये JPC था कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसी के एनालिसिस के लिए। तो उस पर काफ़ी असहमति है। देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी। दिस इज द मेन रीजन फॉर द दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जीएस पेपर 3 से रिलेटेड एक एनालिसिस है, दैट इज द कोस्टल फ्लडिंग हार्म द डिफरेंट रीच स्पीसीज। हमने देखा है कि सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है तो इंक्रोचमेंट अंदर की तरफ आ रहा है और उससे हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल स्पीसीज ऑफ ट्री है उनका जो बिहेवियर है, जहाँ पे नॉर्मल वो ग्रो करते थे उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, एंड नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल बी सीइंग इज द वाई मोशन और द हाइट अनसेटल यू। जैसे होता है ना, जब हम किसी बहुत ऊंचाई पे खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं तो एक आता है ना, थोड़ा सा घूम ये सर चकराने लगता है। या आप कभी बस में जा रहे होते हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश करते होते हैं तो ओमिटिंग सा होने लगता है। नॉर्मल आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो एक ओमिटिंग की जो बिहेवियर होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। ओके, देन वी विल सी दैट द टुडे इट इज द वर्ल्ड फूड डे। वो आज 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो उस पर आज आर्टिकल है कि फूड एक्सेस इज द अबाउट द इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड का प्रोडक्शन के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैटर करता है कि पॉवर्टी एंड हंगर को कैसे एलिमिनेट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द सफरर्स अवार्ड, सफरर्स अवार्ड दिस इज रिलेटेड टू द जो नोबेल का हमने पीस का अवार्ड दिया है, वो जो बट दिस एटॉमिक बम से जिसको अटैक हुआ है उनके सर्वाइवर्स के सपोर्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है। तो उसी के लिए इसको बोला गया है सफरर अवार्ड। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द हाफ ऑफ द यूएपीए इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ओवर द 3 years। यूएपीए हमने देखा था कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट है, यही है ना, यूए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये बहुत ही हार्श लॉ है, इसमें अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो बेल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें हमने देखा है कि अभी साईं बाबा प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनका डेथ हो गया। 10 साल तक उनको जेल में रखा था, उन पर एलिगेशन था कि वो नक्सलाइट जो मूवमेंट है, ग्रुप है, उनसे एसोसिएटेड है। तो अभी हम जेएनयू का एक स्टूडेंट है उमर खालिद, उनको 4 साल से जेल में बंद करके रखा है, उन पे भी यूएपीए ही लगाया है, लेकिन अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है। तो यही इस पे है कि जिस तरीके से रिसेंट अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि या तो आप ट्रायल जल्दी जल्दी करा के जो भी सजा है दिलाइए, नहीं तो आप बेल पे आप पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि फालतू का आदमी जेल में है ना। 10 साल जेल में रखा साईं बाबा को और माना जा रहा है कि उनका डेथ जेल में ही व्हील चेयर पे थे, गिर गए, उनके सोल्जर
पे चोट आ गई और वही रिकवर नहीं कर पाए तो उसी से डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, अभी तो उनको इनको नहीं हुआ, साईं बाबा को भी तो छोड़ दिया, उनका भी तो कन्विक्शन नहीं हुआ, उनको भी तो एक्विट कर दिया 10 साल जेल में रख के। तो कहीं ना कहीं ये एक जस्टिस सिस्टम के को कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो फेल हो रहा है। दैट इज द मेन थिंग। आफ्टर दैट वी विल सी दैट ए नोबेल फॉर द एक्सप्लेनिंग व्हाई द नेशंस फेल। तो हमने इकोनॉमिक्स का नोबेल देखा है, इसलिए मिला है कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशंस। जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो काफी डिफरेंस है। इंडिया का इनकम, यूएस का इनकम, या यूरोप के फ्रांस या किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी का जो इनकम है वो काफी डिफरेंस है। तो ये क्यों डिफरेंस है उस पे एनालिसिस है, और यहाँ पे जो एनालिसिस इन लोगों ने किया था दैट इज ड्यू टू द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो होता है वहाँ का, उसके कारण होता है। And in the last we will see that on the need to make more container to boost the trade. Container आपने देखा होगा, जब आप किसी भी ट्रेड पोर्ट पे देखते होंगे तो पोर्ट पे कंटेनर होता है, उसी को शिप पे आप लोड करके भेजते हैं। तो कंटेनर का इंडिया में काफ़ी कमी है, उस पर एक एनालिसिस है, उसको हम एक बार डिटेल में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज न्यूज़। पहला न्यूज़ जो है, महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में एक ही फेज में इलेक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे नियर 288 सीट्स है एंड झारखंड में 81 सीट्स के आसपास है। 81 सीट्स है, इसको दो फेज में करा रहे हैं। पहला फेज होगा 13 नवंबर को और दूसरा फेज जो होने वाला है वो 20 नवंबर को। ठीक है, बस इतना बेसिक्स न्यूज है। ये पता होना चाहिए कि जो सीट्स है महाराष्ट्र में 288 है एंड झारखंड में 81 है। 43 सीट्स पे एक बार होगा, 38 सीट्स पे एक बार होगा। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राकेश राजीव कुमार, यस, राजीव कुमार। और जो दो इलेक्शन कमिश्नर है, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। पीसेस में पूछता है ये। राजीव कुमार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। टोटल 3 मेंबर की बॉडी होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंदर सिंह सांधू, दो लोग हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज द राजीव कुमार। यही लोग हैं, तीनों दिख रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में। राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर आर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू। नेक्स्ट न्यूज, जो कल का न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था, इंडिया एंड जो कनाडा के बीच में टसल स्टार्ट हो गया। हरदीप सिंह निज्जर हमने देखा था, उसको इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी ने चुपके से मारा है और उस पे ये आरोप था कि ही वाज ऑपरेटिंग फॉर द खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान एक सेपरेट लैंड की वो लोग डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन दिस इज फॉर द पीसीएस। एक नेवी रडार सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, दैट इज इन द तेलंगाना और जगह का नाम है विकाराबाद। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ऑलरेडी एक हमारा है, दैट इज इन द तिरुनेल वैली इनटू द तमिलनाडु। 1990 में ही बना दिया था। यहाँ पे नीचे है आईएनएस कट्टाबोमन। हाँ, नाम है तिरुनेल वैली कट्टा बोमन। बोमन MAN है, कट्टा बोमन। आप लोग पिक्चर में देखो कटप्पा वाला वो कट्टा बोमन। जो अभी ये पहला वाला है और जो अभी जो बना रहे हैं विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अभी नाम तो नहीं दिया है। विकाराबाद कट्टा बोमन, दिस इज इन द तिरुनेल वैली, TIRUNELVELI। 1990 में बनाया था। हो गया। व्हाट इज द एग्जिट पोल?
दो चीजें होती हैं, एक ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बताइए। दोनों में तो यही बताते हैं कि कौन जीत रहा है, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। वेरी गुड। जब आप वोट दे देते हैं, वोट दे के बाहर निकलते हैं, तो आपसे पूछा जाता है किसको दिया, क्या चॉइस था, तो वो एग्जिट पोल होता है। और ओपिनियन पोल अभी इलेक्शन होने वाला है, उसके पहले ही पूछते हैं किसको आप वोट देंगे। दोनों में पूछते तो सेम ही है। एक होता है दिस इज बिफोर इलेक्शन, अभी वोट नहीं दिया है तब पूछा है, एंड इट इज आफ्टर इलेक्शन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ये भी वही है कि यूएस भी आरोप लगा रहा है। ओके, दिखाई नहीं दे रहा। एग्जिट पोल ओपिनियन पोल इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि जो अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, ओपिनियन पोल आए, सब फेल हुए हैं। पीछे वाले में उन्होंने बोला बीजेपी को 350 सीट मिल रहा है, 240 पे आके सिमट गए। और इस वाले में अभी हरियाणा में कह रहे थे कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है, कांग्रेस की आधी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। बीजेपी जीत गई, वो भी काफी अच्छे मेजोरिटी से। तो पहले जितनी जीतती थी उससे ज्यादा सीट पाई। तो ये है, तो दैट इज द, वही इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि थोड़ा जितने भी मीडिया है थोड़ा सा केयरफुल होके अच्छे से जो भी अपना ओपिनियन पोल एग्जिट पोल है उसे, क्योंकि केओस होता है ना, आपने कुछ और दिया कुछ और आ गया तो लोगों में असंतोष होता है ना, झूठ दिखाया, इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, तो वो इलेक्शन कमीशन के जो इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन होने लगता है। दैट्स वाई। नेक्स्ट है कि यूएस में भी कनाडा में जाके हरदीप सिंह निज्जर को मारा, और यूएस में हमने कोशिश किया था मारने के लिए गुरुपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, इसको मार नहीं पाए थे, इसको भी कोशिश किया था, और इसमें कई लोग पकड़े गए हैं, जिसमें इंडियन ऑफिसर्स भी हैं, इंडिया के बिजनेसमैन निखिल गुप्ता इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीज़ें के कारण जो हमारा रिलेशनशिप विद द यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया है या यूके है, क्योंकि सभी जगहों पे ये मूवमेंट चला रहे हैं। अब जो पंजाबी हैं, आप देखिएगा कि कनाडा का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाबी है, नियर अबाउट 20-25%। तो ये हाल है कि इतना पंजाबी है वहाँ पे कि पंजाब में वो बस चलता है। बस ऐसे चलाते हैं ना कि होशियारपुर टू कनाडा बस से ही भेज देते हैं। दैट इज द थिंग, बस नहीं चलता है, वो एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, पर कनाडा के लोग जाएंगे तो बस पे लिखा होता है। एक बार मैंने बस पे पढ़ा कि मैंने देखा कनाडा ये बस वाला लेके जाएगा, तो फिर पता किया तो पता चला कि नहीं, ये एयरपोर्ट तक जाएगा, उस एयरपोर्ट से सब लोग कनाडा जाते हैं। आप कुछ बोल रही थी। वहाँ। हम्म। तिरुवल्लुवर। हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से कंट्रीज में इंडिया का बहुत पहले से, आप जब मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे चोलाज ने जाके कैप्चर कर लिया था। कंबोडिया में है या वियतनाम में अभी भी टेम्पल है, हिंदूज टेम्पल, अंकार वोट का टेम्पल बहुत फेमस है, सबसे बड़े बड़े टेम्पल्स वहीं पे हैं। तो इंडिया का है, जैसे बुद्धिज्म का भी इम्पैक्ट है, हिंदुइज्म का भी इम्पैक्ट है इन दीज एरिया। साउथ ईस्ट एरिया एशिया तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जापान तक में बुद्धिज्म पाया जाता है, तिब्बत, Bhutan and China and all these Southeast Asian countries they have the cultural impact। आप देखिएगा इंडोनेशिया में कईयों का नाम मतलब हिंदुआइज्ड है, हिंदूज नेम से रिलेटेड है, डिस्पाइट द, अभी तो इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे बहुत सा नाम जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पहले थे, जो मित्र थे जवाहरलाल नेहरू के, जिन लोगों ने स्टार्ट किया था नाम मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सुकात्रो, उनके बेटी का नाम शायद जया कुछ ऐसे था, और सीता के नाम पे था, कुछ ऐसे था, ठीक है ना। तो वो दोस्ती यारी थी, तो वो हिंदुआइज्ड है, अभी भी वहाँ पर का थोड़ा सा लिबरल सेंस है, ठीक है। इंडिया यूएस का अभी डील हुआ है, तो हमने यहाँ से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग
इंडोरेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम लिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम? MQ-9B, ठीक है। MQ-9B, दिस इज द नेम ऑफ दिस, एंड शॉर्ट में इसको हेल बोल रहे हैं, HALE, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। रिमोटली पायलटेड का मतलब UAV। अन AGM 114R हेल फायर मिसाइल्स भी खरीदा है। M36E9 हेल फायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स, ठीक है। ये सब नाम देख लीजिएगा, पीसेस में पूछ सकता है कि ये अभी हमने खरीदा है, किससे बाई किया है। तो यूएस के साथ ये सब हमने परचेज किया है। GBU-39B बी लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GBU-39B LSD गाइडेड टेस्ट व्हीकल्स। तो ये सब नाम अगर दिखा रहेगा तो टिक मारने में इजी रहेगा, याद आ जाएगा। बस ये नाम लिख लीजिए। एक तो MQ-9B है, UAVs हैं क्योंकि वहाँ पे विदाउट किसी ह्यूमन बीइंग के हम ऑपरेट करेंगे। एंड ये जो है हेल फायर मिसाइल्स हैं, केवल नाम लिख लीजिए। AGM 114R हेल फायर मिसाइल्स, 39B लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, ठीक है, हो गया। कुकी जो हमार एंड मीटीज का लड़ाई चल रहा है कंटिन्यूसली न्यूज में है, आप लोगों को पता ही है। दे आर द ट्राइबल पीपल, दे आर द हिल डिवेलिंग पीपल एंड दे आर द, ये प्लेन वाले हैं। इसमें नियर अबाउट 38 ट्राइब हैं, ये ग्रुप है। जो मेजर ट्राइब है उनका नाम दिया है कुकीज मेजर है, जो हमार मेजर है, ठीक है। 38 है, उनमें भी बहुत डिवीजन है, होता है ना, आप कास्ट में भी कास्ट जाते हैं, एससीज में भी आप डिफरेंट लेयर में बांट देते हैं ना, दैट इज द थिंग। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती है जब भी कोई इशू आता है। तो वक्फ बिल पे काफी डिबेट चल रहा है कि वो बायस्ड है, रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ है। तो इसी के लिए जेपीसी कमिटी बनाया गया था कि कोई इशू है तो वहाँ पे आप बताइए। और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट चल रहा है क्योंकि उसके चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी के हैं, और जो जेपीसी के और मेंबर होते हैं उसमें बराबर पार्टिसिपेशन होता है, अपोजिशन के भी लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के चेयरमैन है ही इज़ ए बिट बायस्ड। उसके जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल है। यस, जो जेपीसी बनाया गया, जेपीसी किसी भी मुद्दे पे बनाया जाता है। जैसे मानिए कोई बिल बना, उस पर लड़ाई हो गया तो एक कमेटी बना दी जाएगी, क्योंकि वक्फ बिल पे ये बना है। जैसे अब 543 मेंबर हैं तो सब मिलके तो लड़ाई हल्ला यही करेंगे, तो छोटी सी कमेटी 15-20 लोगों की बना दी जाती है। वो इसको एक, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं होता है तो उसमें लोग अच्छे से बात करते हैं। अगर पार्लियामेंट है, लाइव टेलीकास्ट होता है तो सबको चाहिए कि मेरा न्यूज आए, मैं टीवी पे आऊँ, लोग बैठ के देख रहे हैं, पब्लिसिटी मिलेगी। अच्छा पब्लिसिटी हो या खराब पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी मिलना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द थिंग। कमिटीज का फायदा समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो बैक साइड में पब्लिसिटी नहीं है तो बुद्धि लगा के काम करेंगे। ऐसे है तो बिना बुद्धि के वो आंख मूंद के भी बस उनका, उनके तरफ आ जाए चिल्लाना उल्लाना तभी तो आएगा। अगर शांति से बात करेंगे तो नहीं उनको न्यूज पे दिखाया जाएगा। तो कमिटीज में होता है कि शांति से बैठ के बात करें और अपना जैसे पॉलिटिकल जो भी है, कोई कोई डिसीजन होता है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है लेकिन समाज के लिए अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा होता है, तो वो आप चुपचाप बैठ कर कहते हैं तब बोलते हैं। लेकिन आप जब समाज के सामने बोल रहे हैं तो समाज को जो अच्छी चीजें लगेंगी वही बोलेंगे। तो दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड द जेपीसी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि कोस्टल फ्लडिंग जो है वो दैट इज हार्मिंग द ट्रीज स्पीसीज। जो उनका होता है ना, जैसे कोई भी ट्रीज कैसे वो ग्रो करता है, किस इन्वायरमेंट में होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का टेम्परेचर है, किस तरीके का सॉइल है, किस तरीके का वाटर वहाँ पे है। दैट्स डिपेंड अपॉन द वेजिटेशन। आसपास के वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब सी लेवल राइज हो रहा है, तो सी लेवल राइज हो रहा है तो जो कोस्टल प्लेन पे था वहाँ पे जो एक मार्सी लैंड होता था। मार्सी लैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे पानी और मिट्टी मिला हुआ लैंड होगा, होता है ना दलदल वाला जो हम लोग कहते हैं, जहाँ पे नमी होगी। लेकिन अब वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है
तो जो चीजें मार्सी लैंड में होती थी वो अब शिफ्ट होकर थोड़ी सी दूर जा रही हैं, जो कोस्टल एरिया से। तो इसमें जो पैटर्न है ग्रोथ ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ द ट्री, जो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दिस इज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। वही हाउ द ट्रीज का कंडीशन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसकी स्टडी का ये यूज होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कि यही हम अभी रिलीज, जो अभी हमारा डेटा रिलीज हो रहा है वो इसी पे है। जैसे मार्सी लैंड का ऐसे होगा, आप जाइएगा कभी कोस्टल एरिया में घूमने, खासकर केरला में जाइए, केरला में बहुत बैक वाटर्स हैं और उसमें आपको इस तरीके का काफी मिल जाएगा। अष्टामुंडी लेक है। हम्म, हाँ, वहाँ का वो लोग इवॉल्व कर जाता है ना, वहाँ का ट्री स्पीसीज है, क्योंकि उसी में होता है। और ये काफी ज्यादा मतलब फायदेमंद भी होता है, क्योंकि जब भी साइक्लोन आता है तो साइक्लोन से यही सब जो मार्सी लैंड है और जो ये यहाँ की ट्रीज होते हैं वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वहाँ सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक साइंस। बेसिक साइंस की जब आप हाइट पे होते हैं या कभी गाड़ियाँ चलती हुई होती हैं, उसमें वोमिटिंग होती है, या बहुत ऊंचाई पे हो तो भी आपको वोमिटिंग होने लगती है, आपका सर चकराने लगता है, तो दैट इज मेनली ड्यू टू द ब्रेन का जो हमारा है ना, ब्रेन हमेशा जो मूवमेंट होता है, आईज का मूवमेंट होता है और जो आपका मूवमेंट होता है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं और ये आपका बढ़ रहा है आगे, गाड़ी में बैठे हैं तो आपका बुक भी तो बढ़ रहा है आगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ रहा है ना ब्रेन को, जब फोकस करना पड़ रहा है बार बार। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है ना, कि यहाँ पे giddiness occurs when the lose our sense of balance। जब ब्रेन सेंस ऑफ जो बैलेंस होता है, कि जिस तरीके से जहाँ पे लाइन है वहीं पे फोकस पड़ना चाहिए ना, रेटिना पे, तभी तो बनेगा। आई वाला फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 2 और 10th वाला फिजिक्स, तो वहाँ पे दैट्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सेंसेशनल, जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, जैसे स्किन है, ईयर्स है, मसल्स है, ज्वाइंट्स है, यहाँ पे हम देखते हैं दे स्टार्ट सेंसिंग any change or the imbalance into the this body parts। okay, अब जहाँ पे ब्रेन का बैलेंस करता है वहीं के बगल में जो हमारा न्यूरॉन्स है, जो वोमिटिंग को एराउज करता है, वो जस्ट उसके बगल में होता है। तो जब हम बैलेंस नहीं कर पाते तो वो उसको भी वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। अगल बगल है, यहाँ पे है कि दिस पार्ट इज वेरी क्लोज टू द पार्ट दैट इंड्यूस द वोमिटिंग। होता है ना, जहां से आपका वोमिटिंग, दिमाग में एक है जहां से वोमिटिंग के लिए एक सिग्नल भेजता होगा ना, दैट इज जस्ट बिसाइड द दिस बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जब बहुत हाइट से देखते हैं तो वो हमारा नॉर्मल ब्रेन हमेशा हाइट से देखने का आदी नहीं होता है। अब सडनली देखता है तो वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन को विदाउट करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो रहा है क्या है, कि जब ये एबनॉर्मल चीजें होती हैं दैट कंफ्यूज द मैकेनिज्म इन द ब्रेन एंड दैट्स रिजल्ट इनटू द जो हमारा चक्कर आता है या जो हमारी वोमिटिंग होती है। पैलेंटोलॉजिस्ट, पैलियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हमारे हड्डियां उड्डियां मिलती हैं बहुत पहले का, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उसका जो स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज द पैलियोलॉजिस्ट। ओके, किसको मिला है पीस नोबेल अवार्ड? नाम तो थोड़ा सा टेढ़ा है, निहोन हिदानक्यो, ठीक है। किस लिए मिला है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे बम, एटॉमिक बम के बाद भी लोगों का अभी भी इम्पैक्ट होता है,
किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, किसी का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एंड दिस इज रिजल्टिंग इनटू द सफरिंग ऑफ द पीपल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको व्हील चेयर चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए चाहिए, वो सारा ख्याल रखता था, एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड। तो दिस इज द मेन थिंग। और जो लोग बम गिरने के बाद से, जो लोग उस रेडिएशन से इंपैक्ट होते हैं, उन लोगों को कहते हैं हिबाकुशा। हिबाकुशा मतलब कि अफेक्टेड बाय द रेडिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडिएशन, ठीक है, हिबाकुशा। तो हिबाकुशा भी पूछ सकता है कि हिबाकुशा न्यूज में था, किस लिए फेमस है, इसका मतलब क्या हुआ। निहोन हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसी को मिला है। आज है 16 अक्टूबर, एंड 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस बार का वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। ओके, व्हाट इज द थीम? राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। अब जो रिसेंट डेटा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूएन, ठीक है। इसके अनुसार अभी भी जो हंगर है 733 मिलियन, 733 को करोड़ में बदलेंगे तो कितना होगा? मिलियन को करोड़ में बदलना है, 10 से डिवाइड करते थे, 73 करोड़ के आसपास अभी भी हंगर है। अब ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन है इंक्रीज हुआ है, सेल्फ सफिशिएंसी है फूड में, लेकिन दिक्कत ये है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। इंडिया ने भी हमने देखा कुछ खास तरीके के हमने मूवमेंट किए थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद हमने वाइट रिवॉल्यूशन, या जिसको फ्लड रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, मिशन फ्लड बोलते थे ना उसको, जिसमें हम मिल्क के प्रोडक्शन के लिए करा था, उसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी। और बाद में उसके बाद हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन, जो हम फिशरी से रिलेटेड, अभी भी ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जो मैरीन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अभी हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन पार्ट 2 स्टार्ट करने की बात हो रही है, कि अभी हम कोशिश करेंगे कि जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने सिर्फ इस पे फोकस किया था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमने ये नहीं फोकस किया था कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएं। होता है ना कि भले मिट्टी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भले हम डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था। लेकिन उसके कारण हमने देखा कि डिग्रेड हुआ सॉइल की फर्टिलिटी। दूसरी चीज ये भी हुई कि इनबैलेंस हो गया, जिनके पास जैसे पंजाब हरियाणा में खूब ग्रो हुआ, वहाँ के लोग अमीर हो गए, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको फायदा नहीं हुआ। पूर्वांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, उड़ीसा में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 में जो भी इम्बैलेंसेज है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हटाया जाए, और जो भी बैड इम्पैक्ट सॉइल के डिग्रेडेशन पे पड़ा था उसको भी हम हटाने की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इस एनालिसिस में यही है कि जो मेन अब एम होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी का होना चाहिए। प्रोडक्शन का हमने जो टारगेट था वो पा लिया है, हमारे पास इतने फूड हैं कि वी कैन प्रोवाइड द फूड टू द एवरीवन इफ वी हैव द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरी चीज ये है कि अभी का फोकस ये भी है कि न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस है उसको दूर किया जाए। केवल दाल चावल रोटी खाने से तो बैलेंस होगा नहीं, आपको साग सब्जी फ्रूट्स, हाँ, तो उसमें अभी एक की बात कर रहे हैं कि एक भी देंगे। तो दिस इज द थिंग, अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज 2-3 न्यूज एनालिसिस सिर्फ उसी पे है कि फूड सिक्योरिटी कैसे अचीव किया जाए। यूएपीए से रिलेटेड न्यूज है कि जो अभी हमने एनालिसिस किया है, एक डेटा रिलीज हुआ है, उसमें देखा है कि नियर अबाउट 1/3 ऑफ दोज हु हैव बीन, कितना है, हाफ ऑफ द यूएपीए जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है फॉर द 3 इयर्स। मतलब अगर 100 लोगों को केस रजिस्टर्ड किया है और 3 साल बीत गए, अभी तक कोई रिजल्ट, कोई भी उसका आउटकम कन्विक्शन नहीं हुआ है। ओके, और यूएपीए का दिक्कत यह है कि इसमें जिसको भी आप केस रजिस्टर करवाते हैं, आप पकड़ के ले जाते हैं जेल में, और जब तक केस नहीं फाइनल होता उसको जेल में ही रखते हैं। तो वो
छूट जाए, बरी हो जाए या कुछ भी हो, जेल में तो रह के आ रहा है ना। जैसे साईं बाबा के केस के बाद काफी ज्यादा हो गया कि 10 साल आपने जेल में रखा और 10 साल बाद कोई सबूत नहीं मिला, उनको छोड़ना पड़ा। सेम केस अभी हो रहा है कि उमर खालिद के खिलाफ जैसे अभी पकड़ के रखा है 4 साल से, और अभी तक कुछ केस स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड लाइफ, जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके खिलाफ है ये सब चीजें, ठीक है। तो इसी पे इन्होंने डेटा दिया है। यूएपीए कब पास हुआ था? 1967 में पास हुआ था। इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कोई भी अगर लगता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज है, एंटी सोशल एक्टिविटीज है, आप इसमें जाके पकड़ के ले जाते हैं। इसमें दिक्कत बेल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें जो उसको पकड़ के ले गए उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसको बाहर जाने से कोई उसका मतलब नुकसान नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉर्मल केस में ये होता है कि पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है कि ये बाहर जाएगा तो कुछ नुकसान होगा। तो जब आप पे बर्डन हो जाता है तो प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, ओके, और वहां पे बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द नोबेल फॉर द एक्सप्लेनिंग व्हाई नेशन फेल्स। तो जो हमारा इस बार का नोबेल है फॉर द इकोनॉमिक्स, दैट इज फॉर द गैप, what is the reason behind the gap in the income and wealth across the nations। क्यों कुछ नेशंस इतने गरीब हैं और क्यों कुछ नेशन इतने ज्यादा अमीर हैं। इसके बहुत से थ्योरी दिया जाता है। क्या का कारण हो जाता है आप बताइए कि अगर दो देश गरीब है क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? मैं कहूं कि यूएस इतना अमीर है और बांग्लादेश इतना गरीब है, क्यों? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है, दैट इज द वन रीजन। ठीक है, आप बताइए। रिसोर्सेज वाला तो इस मामले में तो अफ्रीका सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल है। डायमंड के माइंस वहां पे हैं, डायमंड के माइंस, गोल्ड के माइंस सब तो अफ्रीका में ही है। आयरन्स के माइंस, कोल के माइंस अफ्रीका में खूब है, तो भी गरीब है। रिसोर्स अगर होता तो अफ्रीका सबसे अमीर होना चाहिए था। कनाडा में तो केवल बर्फ ही बर्फ है, फिर भी अमीर है। आपसी संबंध तो यूएस और रसा के भी आपस में अच्छे नहीं है। रसा भी अमीर है, यूएस भी अमीर है। एक तो आपने बोला कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी रीजन दिया जाता है। जैसे आपने रिसोर्स करा, ये भी रीजन दिया जाता है। इस पे भी पहले एनालिसिस होता था। जो इन लोगों ने एनालिसिस किया है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। जो इंस्टीट्यूशन सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। दो तरीके का इंस्टीट्यूशन सिस्टम होता है। एक होता है कि इंक्लूसिव सिस्टम और दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव सिस्टम। कहीं पे यहां दिया है इंक्लूसिव सिस्टम एंड एक्सट्रैक्टिव सिस्टम, कहीं दिखा इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव? एक तो यहां पे भी लिखा है इसमें, यहां थर्ड कॉलम 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे तो ये ही है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब डिबेट यहाँ पे ये चल रहा था कि इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव, ये दोनों सिस्टम जो है कॉलोनियल जो पावर है यूएस, ये खासकर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्रिएट किया। ब्रिटेन के लोग जहाँ पे भी गए उनको जहाँ महसूस हुआ कि यहाँ पे हमारे लोग रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बच सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन डेवलप किया। और जहाँ पे उनको लगता कि यहाँ पे हमारे लोग नहीं रह सकते हैं ड्यू टू द ज्योग्राफी कि वहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रहा है, या ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन कि वहाँ पे हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रैक्टिव सिस्टम डेवलप किया। इंक्लूसिव सिस्टम इस तरीके का सिस्टम उन्होंने बनाया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स का हो तो उसी देश के लिए हो, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यूएस को डेवलप किया, यूएस को उनको लगा कि हम लोग रहेंगे, हमारे लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, तो वहाँ पे इंक्लूसिव सिस्टम डेवलप किया। वही लोग जाके कनाडा में भी डेवलप किए, वही लोग ऑस्ट्रेलिया में भी डेवलप किए, सब तो कॉलोनी है।
इंडिया में उनको लगा कि नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सट्रैक्टिव सिस्टम किया कि वहाँ पे, जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव सिस्टम ऐसा किया कि जल्दी से जल्दी वहाँ के रिसोर्स को दोहन किया जाए और अपने देश भेज दिया जाए, प्लंडरिंग ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। और वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम बनाया कि उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कोई चांस नहीं हो। दैट वाज द मेन सिस्टम। तो इसी पे उन्होंने जो थ्योरी दिया है कि जो कॉलोनियल पीरियड में इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया, उसी का अभी भी रिजल्ट ऐसा देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में तो नाम पूछेगा, और आईएएस वाले में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछेगा। अब इंक्लूसिव में वहां पे प्रॉपर तरीके से इस तरीके का माहौल बनाया जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षा दिया जा सके कि आपका है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ऐसा हो कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ होगा और आप उसको ओनर होंगे हमेशा के लिए। और वहाँ पे डेमोक्रेसी को बढ़ाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाया, वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप को कोई वैल्यू नहीं दिया। उन्होंने ये दिखाया कि आपका प्राइवेट ओनरशिप कभी भी छीना जा सकता है। और वहाँ पे उन्होंने अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप टाइप का करा, कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। दैट इज द मेन डिफरेंस। लिख लिया आपने, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन जो है दैट आल्सो इंक्लूड द कल्चर ऑफ द रीजन एज वेल। जैसा आप लोगों ने बताया था कि वो भी पहले की जो थ्योरी दी जाती थी कि टेक्नोलॉजी है और रिसोर्स है, वो भी तो फैक्टर है कि जो वेल्थ है और इनकम क्रिएशन है उसके भी रीजन है। लेकिन अभी जो आ रहा है दैट इज मेनली ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन सिस्टम। जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बनाया जा रहा है, और इसको न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? इन लोगों ने जो बुक लिखा है, जिनको बुक बहुत पहले से ये लोग लिख रहे हैं, पहला बुक जो आया था इन लोगों का, Why Nations Fails, The Origin, Power and Prosperity, Origins of the Power, Prosperity and Poverty। इन तीनों लोगों ने मिलके लिखा हुआ है। तीनों नहीं, दो ने मिलके लिखा है ये वाला, और तीनों ने एक पेपर लिखा था, इंस्टीट्यूशन एज ए फंडामेंटल कॉज ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ। तो ये आप लिखिए क्योंकि ये पीसीएस में पूछ सकता है। जो बुक है Why Nation Fails, The Origin of Power, Prosperity and Poverty, इसको उनमें से दो ने लिखा है, डैरन एसेमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन। डैरन एसेमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन। इंस्टीट्यूशन एज ए फंडामेंटल कॉज ऑफ द लॉन्ग रन ग्रोथ, इनको तीनों ने मिलकर लिखा है, जिनको मिला है। ठीक है, साइमन जॉनसन थर्ड का नाम है, थर्ड जिनको मिला है साइमन जॉनसन, रॉबिन्सन एंड जॉनसन। ओके, लास्ट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये आप इसका, ठीक है। ओके, लास्ट न्यूज जो हम लोग कर रहे हैं कि ऑन द नीड टू मेक मोर कंटेनर टू बूस्ट द ट्रेड। तो व्हाट इज द कंटेनर? कंटेनर क्या होता है? कंटेनर आपने देखा होगा जब आप पोर्ट पे, हाँ, तो इंडिया का ये हाल है कि ये कंटेनर है, ये दिखा। ये कंटेनर फायदेमंद इसलिए होता है कि इसको लोडिंग अनलोडिंग बहुत कम समय में किया जाता है, इजीली होता है कि आपको ट्रक से उतार के रेल पे वो लोड करना है और रेल से उतार के आपको शिप पे करना है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, और मैक्सिमम जो ट्रेड बेसिस होता है दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है ना, कि कंटेनर की काफी जरूरत होती है। अब इंडिया में पर ईयर जो कंटेनर बना रहे हैं वो 10,000 से 30,000 कंटेनर हम बना रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ नहीं तो जो जरूरत है, 2 गुना 3 गुना इसकी जरूरत है। जो अभी हमें जरूरत है, 2028 तक हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो 26 मिलियन TEU। TEU इसका है कि कंटेनर का जो लंबाई से मापते हैं, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, 20 फुट के इक्विवेलेंट से एक को करेंगे, 40 फुट का रहेगा तो 2 TEU होगा। क्लियर हो रहा है? अब इंडिया में 10 से 30,000 कर रहे हैं। आप देखिए इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस है। चाइना जो पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है
2.5 to 3 मिलियन। तो मिलियन को अगर लाख में बदलूंगा तो कितना होगा? 25 लाख होगा। 25 लाख को 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो 100 गुना का डिफरेंस आ रहा है। 100 गुना क्या, मुझे लग रहा है 250 गुना का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कितना हमारा डिफरेंस है? हम 10,000 कर रहे हैं, वो 25 लाख कर रहे हैं, 25 से 30 लाख। दैट इज द डिफरेंस ही हो। और इंडिया का ट्रेड जो है, इसीलिए हम लोग मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारा पोर्ट तो एकदम इंडियन ओशन में बीच में है ना, लेकिन हमारा कोई भी पोर्ट ग्लोबल लेवल पे फेमस नहीं है। कोलंबो तक का जो पोर्ट है वो फेमस है, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है। कोलंबो, दुबई एंड हांगकांग तक के दे आर द फेमस, वहां पे आके ट्रेड के लिए लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। लेकिन इंडिया में नहीं है, क्योंकि कंटेनर है, कंटेनर का ही मेन हमारा वो है। दूसरी चीज है कि कंटेनर हमें अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में है वो नियर अबाउट $3500 से $4800 जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेम कंटेनर का चाइना में 2500 से 3500 है। तो $1300 का डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम में। अब कोई क्यों जाके इंडिया से खरीदेगा या यहाँ बनाएगा? जब हम लोग लीज करने लगते हैं, चाइना से ही मंगाते हैं भाड़े पे। और इसके लिए अगेन अगर लीजिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ेगा, आपको किराया बार बार देना पड़ेगा, और इसलिए भी हमारा जो है कंजेशन भी क्रिएट करता है। कंटेनर कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? पहले से माल ला के लोग लोड करने के लिए रखे रहेंगे, तो वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। हमारी 10 कहीं पे पिकअप की जरूरत है किसी मंडी में, और वहां पे सिर्फ एक पिकअप है, तो सामान क्या होगा? किनारे किनारे रखा जाएगा, वही पिकअप जाएगा लेके आएगा। सेम इज द केस विद द इंडिया। तो इसीलिए इंडिया का जो ट्रेड है उस पर काफी इम्पैक्ट कर रहा है ड्यू टू दिस कंटेनर लैकिंग। समझ में आ गया व्हाट इज द कंटेनर, क्यों इम्पैक्ट कर रहा है? अभी कंटेनर्स का जो रेट है, वो शिपिंग का ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। पहला ये रीजन है कि लड़ाई चल रही है हमास से, इजराइल से, तो रेड सी वाला रूट बंद कर दिया है, तो अब पूरा अफ्रीका के नीचे से आप अब वो क्रॉस करके जाते हैं। अभी आप देखिएगा, ये अफ्रीका था इधर, यहाँ पे रेड सी था, यहीं से हम लोग जाते थे, और लड़ाई अब यहाँ पे हो रही है। तो अब हमें क्या होगा कि ये पूरा यहाँ चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, यूरोप में जाना है तो कॉस्ट बढ़ा दिया। दूसरी चीज है कि पाइरेसी का अटैक बढ़ गया है। अब यहाँ पे आतंकवादी अटैक है, स्टेट अटैक है, उसका फायदा पायरेट भी करेंगे, वो भी अपना अटैक बढ़ा देंगे, सुरक्षा नहीं है। तो उसलिए भी जो आप कभी भी आप गुड्स कहीं से भेजते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट देते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट जितना रिस्की होता है उतना ज़्यादा बढ़ा के लेगा, क्योंकि उसमें घाटा ज़्यादा है। तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, पायरेसी रिलेटेड जो अटैक, उसके कारण भी जो वो किराया है, फ्रेट है, वो बढ़ा दिया है। एंड ये जो क्रॉस करके जा रहा है अफ्रीका को, उससे 10-15 दिन का और लेट हो जा रहा है। तो समझिए कोई मंडी है, कोई 1 घंटे में ले जाके सामान पहुंचा के आ रहा था, अब वो 2 दिन बाद पहुंचा के आ रहा है। रास्ते में कुछ दिक्कत है तो क्या होगा? और कंजेशन बढ़ेगा, जो ट्रेड होगा उस एरिया का और खराब होगा। तो दिस इज द रीजन दैट वी आर फेसिंग द ट्रेड इशू इन इंडिया। जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटेंसी है वो घटा हुआ है। ओके, so this is all about from the today's news. We will conclude the session here. Now we will go for the next topic, political science. ठीक है?